पॉडकास्ट में आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ ऐसे ऐसे राज पता चलेंगे कि आपको लगेगा कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं, धुरंधर जैसे। इसको आईबी ने अप्रोच किया, हथियार इंडिया दे, असला इंडिया दे, पैसा इंडिया दे और पूरी मदद करे। और इस साल क्या चल रहा है? ये 62। अब भारत के लिए इससे क्या बेहतर बात होती कि एक इंडियन एसेट इलेक्शन लड़ता और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाता। यही मेन प्लान था। जिन्ना साहब जब एक ही बार ईस्ट पाकिस्तान गए बनने के बाद, उन्होंने ढाका में कहा हमारे जैसे मुसलमान नहीं, आप लोग हिंदू थे अब मुसलमान बन गए हो। 4 लोग इतने बड़े पदों पर तुरंत बाद बंगाल के पहुंच रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये ठीक कर लेते जो गलत हुआ था। तो जिन्ना के टाइम जो गलत हुआ ये ठीक क्यों नहीं किया? एक प्रपोजल ये था कि 3 डोमिनियंस बने, पाकिस्तान, इंडिया एंड बंगाल। डोंट फॉरगेट कश्मीर। पंजाब है वो भी सेपरेट हो सकता था, सेपरेट कंट्री हो सकता था जैसे बंगाल है। आज का खैबर पख्तूनख्वा, हाँ, वो रेफरेंडम वाज रिग्ड। दैट एंटायर खैबर पख्तूनख्वा वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। आप कह रहे हैं कि जो आज का पाकिस्तान है, यानी जो पूर्वी पाकिस्तान रहा 47 में, वहां के लोग इतनी शिद्दत से पाकिस्तान नहीं चाहते थे जितना आजकल बांग्लादेश है। ये यूपी बिहार वाले चाहते थे, यूपी बिहार वाले चाहते थे और बंगाल। इसमें ये साबित होता है कि हमने उसका आउटकम जो था ना इलेक्शन का, पाकिस्तान का 1970 का, उसको हमने इन्फ्लुएंस। रशियंस ने हमें प्रस्ताव दिया इंडिया को, अक्साई चीन को आप वापस ले लीजिए। अगर आपने ये किया, मैं ढाका शहर को फ्लैटन कर दूंगा, भाड़ में जाए आपकी इंडिपेंडेंस। आपका पॉडकास्ट होगा, दिस विल गो वायरल इन बांग्लादेश बिकॉज बांग्लादेश के निर्माण पर आपने कई डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी, कई किताबें पढ़ी होंगी, और अभी हाल ही में जब बांग्लादेश में कुछ उथल पुथल हुई तो हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों के माथे पर शिकन आई। उन्हें लगा ये तो हमारा पड़ोसी देश है, दोस्त है, और इसी मुल्क के लिए तो हमने ना जाने कितने रिस्क लिए, कितनी जानें दी। लेकिन फिर बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि वो हिंदुस्तान से मुंह मोड़कर किसी और तरफ जाने लगा। और एक सवाल और उभरा, शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं, बंगबंधु हैं, उनकी मूर्तियां गिरने लगीं। हम सबके बीच में एक सवाल था कि बांग्लादेश का यूथ कर क्या रहा है, वहां पर जो कुछ दल हैं वो ऐसा कर क्यों रहे हैं, इनकी क्या दुश्मनी है शेख मुजीब से। लेकिन कुछ सवाल थे जो अब तक अनुत्तरित थे कल रात तक। अब मेरे पास उनके जवाब हैं, क्योंकि मेरे हाथ में किताब है जिसका नाम है बांग्लादेश। इकबाल चंद मल्होत्रा और सुब्रतो चट्टोपाध्याय ने किताब लिखी है, ताज़ा आई है, और ये किताब कुछ ऐसे सवालों के जवाब देती है जो अभी तक मैंने जितनी किताब पढ़ी उसमें तो नहीं थे कम से कम। दोनों लेखकों से परिचय करा दूं शॉर्ट में। वैसे इकबाल चंद मल्होत्रा से आप कई बार मिल चुके हैं और हमारे एक बार फिर से गेस्ट हैं। अक्सर ऐसी किताब लिखते हैं कि मजबूर हो जाते हैं उन्हें बुलाने के लिए। आपने ढेरों डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, लेकिन मुख्य परिचय ये है कि 6 किताबें लिख चुके हैं जियो पॉलिटिक्स पर, और दुनिया को देखने का आपका नजरिया कुछ जुदा है, और इसलिए जो भी पॉडकास्ट आप हमारे साथ करते हैं वो खूब चलता है। सुब्रतो चट्टोपाध्याय, अगर मैं ठीक हूं तो ये आपकी पहली किताब है, और आपने इस मुल्क की बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया है, और कॉरपोरेट जीवन जीने के बाद अब फाइनली एक शानदार किताब के सह लेखक हैं। 140 डॉक्यूमेंट्रीज और कोक स्टूडियो रूट्स, इसको बनाने का जो जिम्मा है, जो क्रेडिट है, वो भी आप ही को जाता है। और मेरी पसंदीदा फिल्म है द जैपनीज वाइफ, अपर्णा सेन की, उसमें राहुल बोस भी थे, जिसके कुछ सीन्स मुझे अभी तक याद हैं। उसको प्रोड्यूस करने का भी जो क्रेडिट है वो आप ही को जाता है। तो अभी मैं पॉडकास्ट से पहले सर से पूछ रहा था कि एक जीवन में इतने सारे काम आदमी आखिर कर कैसे लेता है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, और एडवांस में शुक्रिया इतनी सुंदर किताब लिखने का, जिसने मुझे कल सुबह 5:30 बजे तक जगाया। एक चीज़ की मैं दाद दूंगा सर पहले ही, देखिए जब बुरा होता है बुरा भी बता ही देता हूँ, कि बांग्लादेश निर्माण के जो बीज हैं वो अक्सर मैंने जो कुछ किताबें अब तक पढ़ी हैं उसमें मैं पाता हूँ कि 71 से 2, 4, 5 साल पहले तक लगता है कि तभी पढ़े हैं। लेकिन ये किताब इशारा कर रही है कि जब विभाजन हुआ मुल्क का 47 में, कुछ लोगों ने शायद तभी आइडिया लगा लिया था या नहीं लगा लिया पता नहीं, पर यह किताब आइडिया लगा रही है कि तब से ही बीज पड़ गए थे, ये बनना ही था, इसकी नियति ही ये थी। हालांकि जब हम इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ ऐसे ऐसे राज पता चलेंगे, ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में मालूम होगा, ऐसी घटनाएं पता चलेंगी कि आपको लगेगा कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं, धुरंधर जैसी। तो पहला सवाल आप ही से, आप पुराने गेस्ट हैं,
या जब भी आप चाहें कोई जवाब देना चाहे एक दूसरे को दे दीजिएगा बैटन। 47 में बीज पड़े बांग्लादेश के, यहीं से शुरू करूंगा। कैसे कह सकते हैं आप, कैसे? देखिए, बांग्लादेश बना था धर्म के आधार पे, लेकिन धर्म ने वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को जोड़ा था, लेकिन उसने उनको बाइंड नहीं किया। और क्योंकि कल्चर अलग था, ज़बान अलग थी और लोग अलग थे एथनिकली। वेस्ट पाकिस्तान में पंजाबी थे, बांग्लादेश में बंगाली थे। पर उन्होंने सोचा कि भाई ये इस्लाम इनको दोनों को जोड़ लेगा और ये मिलजुल के रहने लगेंगे। लेकिन शुरुआत से प्रॉब्लम्स पड़ने लगी, क्योंकि जो उनका मेन जो फसल थी वहाँ पे जूट थी, और जूट की जो उपज थी वो सब ईस्ट पाकिस्तान में थी, पर जो मिल्स थी वो सब वेस्ट बंगाल में थी। और कलकत्ता जूट इंडस्ट्री का मेन सेंटर था, सारे मारवाड़ी उसको कंट्रोल करते थे। तो वो सेंटर चला गया और मिल्स चली गई, लेकिन जो जूट की फसल थी वो ईस्ट पाकिस्तान में उगने लगी। तो एक किस्म का आर्थिक दरार पड़ गई। मिलें इधर रह गई, हाँ, और बनाने वाले उधर रह गए, कच्चा माल उधर रह गया। हाँ। साथ में जो ये आपका जो चाय था, अब चाय का उत्पादन जो है भारत में ये 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब चीन से एक अंग्रेज़ कोई 40,000 पौधे लेके आया था और साथ में 20-25 हज़ार चीनी कुली लेके आया था, और उन्होंने वहाँ पे असम में इसकी उपज शुरू कर दी। अब काफ़ी चाय जो है वहाँ पे भी उगती थी। बांग्लादेश में जो इलाका गया विभाजन के बाद, पार्टीशन के बाद, तो वो जो, लेकिन जो चाय का मेन बिजनेस था वो कलकत्ता में था। तो वो चाय से भी उनको नुकसान हुआ कि भाई उनकी चाय भी वहाँ पे प्रोसेस नहीं हो रही थी, जा नहीं रही थी, चीज़ें अलग अलग हो गई थी। और साथ में जो सारा धंधा था वो कलकत्ते में था। तो उनके पास में एक किस्म का, आप समझिए कि वो एक लावारिस औलाद बन गए पाकिस्तान के। और पाकिस्तान ने उनको एक कॉलोनियल माइंडसेट से देखा कि ये एक सब्जेक्ट लोग हैं, इनके ऊपर हम शासन करेंगे, वी विल रूल ओवर देम, लेकिन ये हमारे इक्वल नहीं है। सुब्रोटो भी कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं आपसे एक, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, सो यू हैव टू बेयर विथ मी। मैं आपसे 2-3 चीज़ें, आपके दर्शकों को पता है लेकिन मैं कहूँगा। एक ये है कि लोग भूल जाते हैं कि अनडिवाइडेड बंगाल was 5% of the world's GDP. वाह! Undivided Bengal was 5% of the world's GDP. It was phenomenally rich. और कई लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में लोग आते ही थे कि बंगाल का पैसा लेके फिर पूरे देश को कब्जा करेंगे। ठीक है, हम जब ये किताब लिख रहे थे, एक रेलवे लाइन का जिक्र आता है। ये रेलवे लाइन जब बना था अंग्रेजों के ज़माने में, तब ये बनाई था ट्रेड के लिए। ये उतरता था असम से, और बांग्लादेश में सिलेट बोल के एक जगह है जहां चाय के बहुत खूबसूरत बागान है, इस साउथ ऑफ असम। और वो सिलेट से उतर के एक जंक्शन पे आता है जिसको कहते हैं अखौड़ा। अखौड़ा का रेलवे लाइन और अगरतला का रनवे टच करता है आज भी। अच्छा। उसके नीचे आता है गंगा सागर, और वो रेलवे लाइन जाती है कुमिल्ला, वहां से चिटागांव। हम भूल जाते हैं कि जैसे सूरत एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग एरिया था, भरूच वेस्ट में, चिटागांव ईस्ट में बहुत बड़ा ट्रेडिंग बेस था, पोर्ट बहुत बड़ा ट्रेडिंग था। लेकिन जब पार्टीशन हुआ और रैटक्लिफ ने लाइन खींची, ये लाइन मतलब सटके है लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में आ गया। तो इकबाल ने जैसे जिक्र किया कि पूरा चौपट हो गया इकोनॉमी, और इतना खुशहाल एरिया था वो पूरा मतलब गरीबी में डूब गया। एक ये चीज हमें याद रखनी चाहिए
दूसरी चीज ये है कि हम लोगों ने जब किताब लिखी, वी डिप्ड इनटू द रिकॉर्ड्स लेफ्ट बाय द पाकिस्तानीज। हर पाकिस्तानी खराब नहीं होता है, हर बांग्लादेशी खराब नहीं, हर हिंदुस्तानी खराब नहीं। उन्होंने काफी डिटेल्ड किताब लिखी हैं कि क्या हुआ था। वो खुद ये मानते हैं, जो इकबाल कह रहे हैं, कोई पाकिस्तानी दोस्त जो देख रहे होंगे बोल रहे ये इंडियन है, ये इसीलिए बात कर रहे हैं, नहीं, ये बात उन्होंने लिखी है कि हम लोगों ने इस तरह का बर्ताव किया बंगालियों के साथ। हाँ, अब तो वैसे ही नहीं, मानते हैं। मैं 1972-73 की बात कर तब रहा भी हूं। मान रहे थे। तब भी मानते थे। खाली मानते ही नहीं थे, उन लोगों ने विस्तार में इसके बारे में लिखा है कि जो गाली गलौज देते थे, और ये भी लिखा है कि इतनी गरीबी थी बंगाल में, जबकि वो बंगाल जाते थे पोस्टिंग पे, पाकिस्तान के अफसर लोग जाते थे, वो देखते थे कि कितनी गरीबी है बंगाल में, और वहां के लोग ये जानते थे कि यहाँ बड़ी खुशहाली थी। तो अभी जो नैरेटिव बांग्लादेश में हिंदुस्तान ने किया है, भूल जाते हैं कि इसका एक बैकग्राउंड है। तो यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। और एक चीज जो बहुत बड़ी बात हुई थी, विच इज ऑन लैंग्वेज, कि जिन्ना साहब जब एक ही बार ईस्ट पाकिस्तान गए बनने के बाद, उन्होंने ढाका में कहा और ढाका यूनिवर्सिटी में कहा कि उर्दू विल बी द नेशनल लैंग्वेज। वो भी उस दौर में जब वहां मांग हो रही थी ऑलरेडी, लेकिन उन्होंने उसके ना इधर कुछ कहा ना उधर कुछ कहा, सीधा कहा उर्दू बनेगी। हाँ, और बहुमत उनका था, और उनका था बंगालियों का। और जिन्ना साहब का एक, वो भी बहुत बड़े लीडर थे, इससे कोई नहीं कतरा सकता, लेकिन जिन्ना साहब वाज अ वेरी ऑब्स्टिनेट मैन। आई मीन, एक चीज जो जिन्ना साहब के बारे में कोई विवाद नहीं है कि वो एक बार कुछ कह दिया तो बस उससे हटते नहीं थे। ईस्ट पाकिस्तान एक्सप्लोडेड बिकॉज लैंग्वेज इज अ वेरी सेंसिटिव इश्यू इन द सब कॉन्टिनेंट। इकोनॉमिक हो गया फिर, और आप ये लैंग्वेज हो गया, फिर कल्चर हो गया। कल्चर, वो कहते थे कि ये आप लोग रविंद्र संगीत क्यों गाते हैं, ठीक है ना, आप लोग आपका खाना वाना ऐसा क्यों है, और आप हमारे जैसे मुसलमान नहीं हैं, मछली खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, हाँ। और आप हमारे जैसे मुसलमान नहीं हैं। आप लोग हिंदू थे, अब मुसलमान बन गए हो, तो आप हमारे जैसे सुन्नी वहाबी मुसलमान नहीं हैं। अच्छा, ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये, हाँ, तो ये सब चीजें नुआंस्ड होती हैं, लेकिन ये सब एक साथ मिला, लैंग्वेज राइट्स हुए ढाका में। अब आगे इकबाल बताएं। और एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जब सब ये सब हो रहा था तो 4 प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बंगाली थे। मैं इसी पर आ रहा था अगला सवाल, हाँ। कि हम ये बात बार बार कहते हैं कि बंगाल को या पूर्वी पाकिस्तान को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, लेकिन जब मैं आपकी किताब पढ़ रहा हूँ, और पहले ही मैंने ये सिलसिले पढ़े ही हैं, तो उसमें जिन्ना के तुरंत बाद बंगाल के सीएम ख्वाजा नजीमुद्दीन ने उनकी जगह ली। लियाकत अली खान के बाद प्रधानमंत्री भी बने, वो काफी मजबूत थे, और सरकार गई तो उनकी जगह एक और बंगाली मोहम्मद अली बोगरा प्रधानमंत्री बने। और फिर आप अगले भी बता रहे हैं, सोहरावर्दी भी आए, और फिर इस्कंदर मिर्जा, हाँ, और वो तो डिक्टेटर बन गया, तानाशाह बन गया था पाकिस्तान का। सर, ये मीर जाफर के रिश्तेदार थे क्या, अगर मैं ठीक हूँ? मीर क्योंकि जाफर, मैं कई जगह पढ़ता हूँ कि बंगाल के नवाब के साथ जिसने धोखा किया, हाँ, ये उन्हीं के रिश्तेदार थे, कभी चले गए थे, तो उनकी एक वंश उस तरह बनता है। बाय द वे, जो गूगल करना वो ढूंढ लें। बट हाँ, बात यही थी कि 4 लोग इतने बड़े पदों पर तुरंत बाद बंगाल के पहुंच रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये ठीक कर लेते जो गलत हुआ था, तो जिन्ना के टाइम जो गलत हुआ, ये ठीक क्यों नहीं किया फिर? ये एक पैराडॉक्स था, मेरा ख्याल है कि वो बनना चाहते थे। जैसे एक कहावत है, ही इज़ मोर लॉयल देन द किंग। वो एक्चुअली लॉयलिस्ट पाकिस्तानी बनना चाहते थे, लॉयलिस्ट मुसलमान बनना चाहते थे कि भाई हम जिन्ना के फॉलोअर हैं, ये हम बंगाली नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं। हम वैसे वाले बंगाली नहीं जैसा आप सोच रहे हो। हाँ, जैसे वो सोच रहे हैं, और हम इंटीग्रेटेड बंगाली हैं जो कि पूरी तरह से मिल चुके हैं वो कल्चरल मेन स्ट्रीम में वेस्ट पाकिस्तान की। तो उनकी एक, जिसे कहते हैं ना, एक बड़ी ग्रजिंग एक्सेप्टेबिलिटी हो गई थी वेस्ट पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट में। और एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 1956 तक, 9 सालों तक अंग्रेज़ों की एक्चुअल हुकूमत चल रही थी पाकिस्तान में, बैक रूम से वो हुकूमत चल रही थी। तो ये जो सारे लीडर आए थे, उनको अंग्रेज़ों की रजामंदी भी मिल गई थी, और अंग्रेज़ों की रजामंदी के बिना कोई और लीडर नहीं आ पाता
तो उन्होंने कहा कि ये सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट हो सकते हैं, ये हमारी मतलब पॉलिसी को फॉलो करेंगे, तो ये जो अंग्रेज़ नहीं होते और वो 47 में वहाँ से निकल जाते तो शायद ये बंगाली नहीं आते वहाँ पे। ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि वो लोग जो थे वो एक्चुअल पावर थे बिहाइंड द थ्रोन टिल 1956। हाँ, और अब 1956 इसलिए बार बार कह रहे हैं क्योंकि इस किताब में उसका जिक्र है हाँ कि 56 तक तो उन्हें रहना ही था, क्योंकि वो सोवियत यूनियन के बम से डरे हुए थे। हाँ और जब उनका अपना बन गया तो वो हाँ, चले गए कि चले अब गए। जासूसी करने की जरूरत नहीं है, अब है हमारे पास डिटरेंट। हाँ, तो वो चले गए और वो जो पाकिस्तान महारानी एलिज़ाबेथ जो थी वो हेड ऑफ स्टेट थी, उसके बाद में हेड ऑफ स्टेट चेंज हो गए और वो इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। और रिपब्लिक बनते बनते ही फिर वो टूट गया। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन भी मेरा ख्याल उसी साल आया है उसी उनका। साल आया और फिर हमसे वो- 5-6 साल बाद ही आया। हाँ नहीं, हमसे तो हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपनाया था 1950 में, उन्होंने तो 56 में बनाया। वही 5-6 साल बाद हाँ। आया था। एक जिक्र आपकी किताब में देख रहा था कि जब डायरेक्ट एक्शन डे के आसपास का दौर चल रहा है तो हुसैन शहीद सोहरावर्दी जो उस वक्त वहाँ के, अब तो सीएम होते हैं, तब पता नहीं पीएम होते थे, सीएम होते CM थे, सीएम थे। सीएम ही थे, मुस्लिम लीग के, क्या उन्होंने भी अलग बंगाल की मांग की थी? उनकी मांग थी यूनाइटेड बंगाल की। हाँ, ये क्या है? यूनाइटेड बंगाल का मतलब ये है कि उसका विभाजन ना हो और ओके। वो मतलब बंगाल का हिस्सा अलग हो जाए, एक इंडिपेंडेंट। तो क्या वो पाकिस्तान में रहे कि नहीं रहे? नहीं, प्रपोजल ये था और इसके बारे में काफ़ी चर्चा होती है और ये किताब में हमारे शायद नहीं है। एक प्रपोजल ये था कि 3 डोमिनियंस बने, हम्म, पाकिस्तान, इंडिया एंड बंगाल। अच्छा। और डोंट फॉरगेट कश्मीर। no, Kashmir Kashmir was was also outside. out. Kashmir is a story which will require a separate podcast, which Iqbal and I can do. But ठीक है, नोट। लेकिन ऐसा है कि आप लोग जो सुन रहे हैं इसको, एक चीज याद रखना चाहिए कि इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्टोरी। और जो मुझे आपके बारे में बात अच्छी लग रही है कि यू आर नॉट गोइंग अवे फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि अगर सिंप्लीफाई कर दें, ये सिंप्लीफाई करने से और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। हमारे पास टाइम है। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूं कि पूरी जो सब कॉन्टिनेंट की स्टोरी है, जैसे इकबाल ने कहा, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्टोरी। इट्स गॉट मेनी पीपल, इट्स गॉट मल्टीपल इमोशंस एंड स्ट्रैंड्स। और इसको समझने में आज भी हिंदुस्तान समझ में, you're a वेल नोन जर्नलिस्ट, हिंदुस्तान समझने में जान निकल जाती है। सच है, आप मेरी बात समझ रहे? ये बात सच तो है। ये तब की बात है, तब ये बात जरूर हुई थी। लेकिन 2 चीजें हैं। पार्टीशन की, सबकॉन्टिनेंट की पार्टीशन की मांग वेस्ट से नहीं हुई थी, बंगाल से हुई थी। मुस्लिम लीग का फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था वो 1905 में नवाब ऑफ ढाका के घर में हुआ। सलीमुल्लाह खान और वो सलीमुल्लाह सब खान बैठे थे। हाँ, बिल्कुल। तो ये लोग भूल जाते हैं, और इसकी वजह भी ये थी कि वो लोग, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि दे हैड कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदूज बट दे वर वेरी पुअर, सो दे वांटेड सोशल जस्टिस। ओह, In Bengal, all the zamindaris in Bengal were with Hindus, except Dhaka. All the zamindaris of Bengal, people don't realize they were richer than the 21 consolidate states of India. They were phenomenally rich. And this is something which people do not read. कि हम जो कहते हैं कि जो 21 consolidate states हैं वो बड़े अमीर थे, बंगाल के जमींदार उनसे भी ज्यादा अमीर थे। यानी कि हैदराबाद और कश्मीर से भी ज्यादा अमीर थे। हाँ, आप अगर यहाँ तो देखो, हैदराबाद की कहानियां चलती रहती हैं यूट्यूब पर कि इतना अमीर स्टेट, नहीं, भोपाल इतना अमीर आप स्टेट। कभी थोड़ा रिसर्च करिए, उसके ऊपर बहुत खूबसूरत पॉडकास्ट हो सकता है, ऑफ द पैलेसेस ऑफ द जमींदार्स एंड बाबूज ऑफ बंगाल। पर जब मैं मुस्लिम लीग की हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो मैं उसमें पाता हूँ कि जमींदारों की पार्टी है, जिसे मोहम्मद अली जिन्ना ने फिर शामिल होकर वैसा ही कुछ काम किया जैसे गांधी ने कांग्रेस में किया। यूपी के जमींदारों की पार्टी है। यूपी के जमींदारों हाँ, की, बंगाल की नहीं, ना पंजाब की, बिकॉज पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी थी। हाँ बिल्कुल। और 1945 तक वहाँ पे मुस्लिम लीग का जो कीड़ा था वो घुसा नहीं था। तो 45 में उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी को तोड़ा और फिर मुस्लिम लीग आ गई जी। और फिर उसका विभाजन हो गया। तिवाना और नहीं तो जो पंजाब है वो भी सेपरेट हो सकता था, सेपरेट कंट्री हो सकता था, बिल्कुल। जैसे बंगाल है। वो बात हुई थी। हाँ, बात क्योंकि हुई वहाँ थी। भी जमींदार हैं,
वहां भी जो मैं देख रहा हूँ कि, और ये एग्जैक्टली पंजाब समझ रहे हैं अभी इतना ही जटिल है जितना बंगाल। इंटीग्रेटेड कल्चर था। हाँ। एक लैंग्वेज, इंटीग्रेटेड कल्चर। बिल्कुल, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह के समय के बाद से हाँ। जब मैं एक किताब है अगर लोग पढ़ना चाहें, राजमोहन गांधी की पंजाब, हाँ हाँ उसे भी अगर कोई पढ़ेगा तो पंजाब की जटिलताएं समझ सकता है कि कौन लोग जमींदार थे, कौन लोग गरीब थे, मुसलमानों के हालात क्या थे, रिलीजियस अगर हिस्ट्री पे जाएंगे तो मुसलमान ये महसूस कर रहे थे कुछ कि रणजीत सिंह के आने के बाद जमीन हमारा पतन हुआ है। जमीन सब हिंदुओं और सिखों के पास थी, मुसलमान सारे वो जी, टिलर्स थे, बिल्कुल। रैयत थे, हाँ हाँ हाँ, पेजेंट्स थे। और इसीलिए अंग्रेजों ने उन्हें फिर अपनी नौकरी में धीरे धीरे शामिल किया कि और हमारे काम आ जाएंगे। जब डिमोबिलाइज हुए सेकंड वर्ल्ड वॉर, इट्स अ वेरी सैड स्टोरी, इट्स अ ट्रैजिक स्टोरी। ये 1900 में जो पाकिस्तान के लोग हैं, अगर आप सच सोचो 1940s तक दे डिडंट वांट पार्टीशन। एक्चुअली सिकंदर हायत खान से कि आप क्या कर रहे हो? अंग्रेजों ने पहले तो बंगाल का पार्टीशन किया 1901 में और 5 में, हाँ, और 1906 में हुआ, बंद हो गया। 1901 हाँ, में उन्होंने पंजाब में पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट निकाला। कब? 1901 में। हाँ, ठीक है। पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट, उसके तहत क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि जो ज़मीनें हैं, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स की ज़मीनें हैं, वो पेजेंट्स को दिए जाएंगे। जो ज़मीन को कल्टीवेट करेगा उसके हाथ में ज़मीन आएगी। मैं समझ तो गया। ज़मीनें जो थी वो सब उनको हिंदुओं और सिखों की ज़मीनें मुसलमानों को मिल गई। वही आंदोलन है ये जिसमें सरदार भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह कूदे थे। हाँ, और उसी आंदोलन के चलते फिर तो उन्हें भी जेल हुई और बाहर जो चले। दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ इंडियन जी। नेशनलिज्म है, हिंदू नेशनलिज्म है, वो एक बंगाल से उठा और एक पंजाब से उठा। बिल्कुल अगर आप देखिए जो रेफरेंडम हुआ था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, जी, आज का खैबर पख्तूनख्वा, हाँ, वो रेफरेंडम वाज रिग्ड। हम्म। आई मीन मुस्लिम लीग वन बाय वेरी फ्यू वोट्स, 0.25%। हाँ, दैट एंटायर खैबर पख्तूनख्वा वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन तो यूनियन। आप कह रहे हैं कि जो आज का पाकिस्तान है, यानी जो पूर्वी पाकिस्तान हाँ। रहा 47 में, वहां के लोग इतनी शिद्दत से पाकिस्तान नहीं चाहते थे जितना आज का और जो बांग्लादेश ये है आज यूपी ना बिहार ये वाले पाकिस्तान- चाहते थे, हाँ। यूपी बिहार वाले चाहते थे, और बंगाल, और बंगाल। हाँ, और ये बहुत सर लेकिन वोटिंग, अब मैं बंगाल पे आऊंगा, बात भटक गई, लेकिन पॉडकास्ट तो इसी बारे में हमारा, भटक जाओ। वोटिंग राइट्स भी सबको नहीं थे, तो सबके लिए कहना भी गलत है कि क्योंकि जो जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं थे। तो ये भी कहना भी कि ये मांग बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से उठी, ये भी ज़रूरी नहीं है। नहीं है, क्योंकि इसकी एक बात है, जैसे इकबाल ने कहा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आई मीन वर्ल्ड वॉर्स के बाद जब जो जमीन पूरा बंजर था, फिर ये रुड़की में हेडवर्क्स हुआ, फिर इरिगेशन हुआ, बनाई गई, तब अंग्रेजों ने बहुत जमीन दी इन लोगों को, और देना भी था। जो मुसलमान सोल्जर्स थे वो वापस आए उनको। अगर आप ये किताब पढ़ें, डिवाइडेड बाय डेमोक्रेसी, उसमें है कि वन ऑफ द मेन रीजंस फियर्स वाज कि इफ दे जॉइन इंडिया, वो जमीन सारे ले लेंगे, इट विल गेट नेशनलाइज्ड, लैंड रिफॉर्म्स हो जाएंगे, जो जमींदारी जो हुए और जो पाकिस्तान में बहुत बाद तक भी नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ है। तो पाकिस्तान में जिसके पास जमीन है वो है, तो इट इज नॉट ओनली रिलीजन जो अभी हो गया है, एंड द होल थिंग हैज बिकम वेरी रिजिड। ये बात आप ठीक कह रहे हैं। आज जितना साफ साफ है समझा जाता है ना हिंदू मुसलमान, ऐसा भी नहीं है। जमीन को लेकर एक बड़ा झगड़ा है जो आप अपनी किताबों में कई बार इशारा करते हैं, और जो थोड़ा भी हिस्ट्री पढ़ते हैं उन्हें मालूम पड़ता है कि ये एक बहुत बड़ा डर है उस वक्त का कि नेहरू क्या कर देगा, और जिन्ना क्या आश्वासन दे रहे हैं। भारत सरकार ने जमींदारी बॉन्ड्स दिए थे वो रद्दी हो गए थे, हाँ, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। और द अदर थिंग इज कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको भी ये डर था कि जो कांग्रेस मूवमेंट बाद में सही साबित हो गया, आखिरकार इंदिरा के टाइम इसकी सारा प्रिवी पर्स चला जाएगा, सारी कुछ चले जाएगी। चलिए तो बंगाल की ओर लौटते हैं। सत्ता गई सो गई, लेकिन पैसा भी गया। हाँ, वो भी गया। लेकिन ये बात इंटरेस्टिंग थी कि सोहरावर्दी, जिसे हम ये मान रहे हैं कि मुस्लिम लीग का बड़ा लीडर है, वो अपने जीवन काल में ही एक ऐसी मांग रख देता है 47 में ही कि आगे चलकर वो सच साबित हो जाती है। अब आप ये तो मान ही रहे हैं कि 47-48 से शुरू हो गया था बांग्लादेश का बनना, लेकिन जो मैं पढ़ रहा था तो ये भी है इसमें कि प्राइम मिनिस्टर बोगरा संवैधानिक रूप से बंगाली को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने को प्रेशराइज हो गए थे, वो तैयार थे, जो उस वक्त की बड़ी मांग है। बाकी तो चीज़ें धीरे धीरे जुड़ती गईं और बांग्लादेश बना, लेकिन जो एक बड़ी मांग है जो आप भी कह रहे थे कि भाई लैंग्वेज, सरकार तैयार हो गई थी पाकिस्तान की, तो फिर ये बात बनते बनते बार बार कैसे बिगड़ गई?
ये बात बनते बनते बार बार बिगड़ गई, क्योंकि पाकिस्तान में सत्ता भी बदलती गई। बोगरा हटाए गए, बोगरा के बाद सुहरावर्दी आए, सुहरावर्दी हटाए गए, इस्कंदर मिर्ज़ा आया। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पात्र वहाँ पे सत्ता में साल 2 साल से ज़्यादा रहा नहीं है, तो इम्प्लीमेंटेशन का मौका ही नहीं मिला। और फिर क्या था कि ये जो फ़ौज थी पाकिस्तान की, उनका नज़रिया अलग था, उनका फोकस कश्मीर पे था। और क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, तो सारी नदियों का पानी आता था और वो पानी का प्रॉब्लम था उनके पास। तो उनका फोकस यही था कि ये जो नदियां हैं पंजाब की, वो उनका बंटवारा कैसे हुआ जाए, उनका सोल्यूशन कैसे हो। तो उसमें वो लोग सब लगे हुए थे, और साथ में कोल्ड वॉर चल रही थी, तो उनको हथियार भी चाहिए थे। जनरल थे सारे सत्ता में, तो उन्होंने सीटो ज्वाइन किया, सेंटो ज्वाइन किया, अमेरिकन हथियार मिले। तो ये सब में और पैसे बनाने के चक्कर में ये जो मेन उद्देश्य था कि वो अपने देश को इंटीग्रेट करें, वो निकल गया हाथ से, उसकी लगाम निकल गई। वो उसे इग्नोर करते रहे। और फिर जो सुहरावर्दी था वो एक कॉन्ट्रडिक्टरी लीडर था। एक तरफ से तो वो यूनाइटेड बंगाल चाहता था, फिर वो पाकिस्तान का लीडर बन गया, पर साथ में वो वामपंथी लीडर भी था। और मुजीब जो है वो भी वामपंथी लीडर था, उसके गुट का था। लेकिन मुजीब एक कम्युनलिस्ट भी था। उसने डायरेक्ट एक्शन डे में 1946 में मतलब हिंदुओं का कत्ल भी किया कलकत्ते जो में। उसने खुद माना। उसने खुद माना, उसकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा गया। तो वो उसने ये लेफ्ट विंग पाथ अपनाया, वामपंथी पाथ अपनाया। रास्ता इसलिए अपनाया क्योंकि वो एक अलग भूमिका अपनी बनाना चाह रहा था, क्योंकि हर एक पाकिस्तान जो है एक बड़ा फ्यूडल कंट्री है, और फ्यूडलिज्म जो है वो बिल्कुल जमी हुई, जैसे अभी जिक्र हुआ जमींदारी का, तो वो सोशल इमेंसिपेशन की बात कर रहा था। तो जब उसने देखा कि वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था, कि वो खुद का उसका करियर नहीं बन रहा था, तो मैं ज़रा इसमें से कोट करूँगा कि ये 1961 में इन्होंने ये 61 में मुजीब और उसके 3 साथी थे, सिराजुल आलम खान, अब्दुल रज़ाक और काजी आरिफ अहमद। उन्होंने स्वाधीन बंगला विप्लवी परिषद, जिसे कहते हैं फ्री बंगला रेवोल्यूशनरी काउंसिल, उसका निर्माण किया। और ये उसका जो सियासी हिस्सा था, पॉलिटिकल आर्म था, उसका नाम था बांग्लादेश लिबरेशन फ्रंट, BLF, जैसे कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, बांग्लादेश लिबरेशन फ्रंट। और इसको IB ने अप्रोच किया, इंटेलिजेंस ब्यूरो, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने। उस वक्त रॉ नहीं था, सिर्फ IB था, कॉम्प्रिहेंसिव। और मुजीब की मीटिंग फिक्स हुई थी असम के चीफ मिनिस्टर उस वक्त सचिंद्र लाल सिंह की अगरतला में। अब मैं आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं कि जो IB है वो सन 47 के आसपास स्थापित हुई थी और अंग्रेज़ों ने की थी। और जब अंग्रेज़ यहाँ से गए तो एक एग्रीमेंट साइन हुई कि अंग्रेज़ों का साथ IB नहीं छोड़ेगा। और 1947 से लेके 1971 तक एक अंग्रेज़ MI6 का अफसर दिल्ली में पोस्टेड रहा। क्या बात कर? उसका नाम था, उसका डेजिग्नेशन था स्पेशल लायजन ऑफिसर। और उसका काम था कि हर सुबह वो IB के दफ्तर जाएगा और जो उसकी दिलचस्पी की इंटेलिजेंस है वो वहाँ से चुन चुन के निकालेगा। और ये प्रथा चलती रही 47 से 71 तक। जब इंडो सोवियत ट्रीटी साइन हुई बांग्लादेश की लड़ाई के पहले, तो रशिया के प्राइम मिनिस्टर ने, कोसिगिन ने इंदिरा गांधी को बोला कि जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो सारी लंदन में पहुंच जाएंगी, वॉशिंगटन में पहुंच जाएंगी, तो इस बंदे को तो निकालो। तो तब वो जो प्रथा थी वो ख़त्म हुई। और एक किताब है एम्पायर ऑफ सीक्रेट्स बाय टेलर कैल्डवेल, उसमें इसका पूरा ब्यौरा दिया गया है। आप उसमें पढ़ सकते हैं जो आपको दिलचस्पी हो। और उसमें से मैंने भी पढ़ के मेरा भी ज्ञान का विस्तार हुआ। तो ये जो अगरतला की मीटिंग थी, ये MI6 को भी पता थी, अंग्रेज़ों को भी पता थी कि इस तरह से पाकिस्तान का एक नेता
हाँ। हिंदुस्तान की खुफिया विभाग के अधिकारियों से मिल रहा है मिल रहा और है। कोई खिचड़ी पका रहा है। नहीं, खुफिया विभाग से नहीं, खुफिया विभाग के थ्रू वो चीफ मिनिस्टर ऑफ बिल्कुल, असम CM से से मिल रहा है। सचिंद्र लाल सिंह से मिल रहा है। जी। तो ये मीटिंग हुई और उस समय मुजीब चाहते थे कि नेहरू जी उनकी मदद करें, कि ही वांटेड टू डिक्लेयर यूनिलैटरल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, कि बांग्लादेश को एक उस इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन करेंगे वो लंदन से, और हथियार इंडिया दे, असला इंडिया दे, पैसा इंडिया दे और पूरी मदद करे। और इस साल क्या चल रहा है ये सर? 62। ओके। लेकिन उस समय ये चाइना के साथ हमारी प्रॉब्लम चल रही थी, जो कि ये मैं जनवरी की बात कर रहा हूँ। 62 में जब ये बातचीत फरवरी में बातचीत हुई मुजीब की सचिंद्र लाल सिंह से, तो नवंबर में तो वॉर शुरू हो गई थी, अक्टूबर नवंबर में 62 में। तो नेहरू जी का कहना था कि भाई मेरा तो ध्यान उसमें है, तो मैं इसमें ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकता। फिर क्या हुआ कि दिसंबर 62 में सीज फायर डिक्लेयर हुआ चीन के साथ 24 नवंबर को। 25 दिसंबर को ढाका में मुजीब की और एक और उसका साथी था, उसका नाम था मानिक मियाँ, जो वहाँ के अखबार का डेली इत्तेफाक का संपादक था, उनकी मीटिंग आईबी के एक अफसर के साथ में ढाका में इंडियन हाई कमीशन में हुई। और उन्होंने फिर से ये डिमांड रेज़ की कि भाई हमें मदद करो, हम ये आंदोलन लॉन्च करना चाह रहे हैं, हमारे पास पैसों की कमी है, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमारी मदद करो एंड स्टार्ट दिस मूवमेंट। लेकिन उस समय क्या हुआ कि जब चाइना का वॉर ख़त्म हुआ तो प्रेसिडेंट कैनेडी ने हमें हथियार दिए, अमेरिका ने हथियार दिए, पर उनकी एक कंडीशन थी कि भाई आप लोग पाकिस्तान के साथ बैठो और ये कश्मीर के इशू का हल निकालो। तो 5 राउंड ऑफ मीटिंग्स हुई बिटवीन सरदार स्वरण सिंह, भारत के विदेश मंत्री, और जुल्फिकार अली भुट्टो, पाकिस्तान के विदेश मंत्री। 5वीं मीटिंग पे टॉक्स ब्रेक डाउन हो गई। क्यों हुई? क्योंकि पाकिस्तानियों ने कहा कि हमें कश्मीर की वैली में उतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी कि हमें लद्दाख में है। अब पूछो क्यों? लद्दाख से तो सिंधु नदी जाती है, इंडस रिवर जाती है, और वो पाकिस्तान का मेन लाइफलाइन है। और उस वक्त क्या हुआ कि लद्दाख में जो पॉपुलेशन का रेशो था वो 95% बुद्धिस्ट था और 5% मेरा ख्याल है वो शिया मुसलमान थे। अब स्वरण सिंह ने कहा कि भाई 15 साल पहले तो विभाजन हुआ है हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे, अब आप कह रहे हो कि 95% बुद्धिस्ट एरिया मैं आपको दे दूं, और ये पाकिस्तान बुद्धिस्ट का की मातृभूमि कहाँ से बन गई? तो वो टॉक्स ब्रेक डाउन हो गई। तो उसी चक्कर में ये मुजीब की जो का प्रोजेक्ट था वो फिर पीछे के बर्नर पे चला गया, बैक बर्नर पे चला गया। तो उसके बाद में ये तीसरा मौका आया 1965 में। 65 में पाकिस्तान ने घुसपैठ की रान ऑफ कच्छ में, तो फिर सीज फायर हुआ वहाँ पर अप्रैल में। तो उसी समय अप्रैल में ये जो आईबी के स्टेशन चीफ थे वहाँ पे, कर्नल सैलन घोष, उनका तबादला हो गया और उनकी जगह में एक नया व्यक्ति आया जिसका नाम था पीएन ओझा। अब पीएन ओझा वॉज मतलब उसका कवर नेम था, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनका नाम मदन लाल जी थे, वो उनका देहांत हो गया, तो वो रॉ में थे, तो उनका जो सरनेम था वो आर्मी में कर्नल एक्स थे। तो जब वो गए बाहर पोस्टिंग पे तो ही बिकेम ओनली मदन लाल। तो उनको एक कंट्री में जहाँ उनकी पोस्टिंग थी तो वहाँ पे अमेरिकन अटैचे ने कहा, मिला, तो उन्होंने कहा हेलो हाउ आर यू कर्नल एक्स। तो कर्नल साहब ने कहा आई एम मदन लाल, आई एम नॉट कर्नल एक्स। नो कर्नल, वी नो यू आर इन राजपूताना राइफल्स, वी नो योर होल हिस्ट्री। तो उसी तरह से ये जो पीएन ओझा साहब हैं वो कहते हैं कि ये पीएन बैनर्जी हैं, जो एक आईपीएस ऑफिसर थे, जो कि डेपुटेशन पे आईबी में आए थे 1959 में, और वो बने स्टेशन चीफ और वो बने मुजीब का केस ऑफिसर, और उन्होंने मुजीब को कंट्रोल करना शुरू किया 1965 से। ओहो। अब सवाल आता है कि 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट के बाद जब शास्त्री जी का देहांत हो गया तो मिसेस गांधी 28 जनवरी को लंदन गई।
और लंदन में पीएन बैनर्जी ने मुजीब की मीटिंग मिसेस गांधी से कराई, फर्स्ट मीटिंग। बांग्लादेश बनने के 5-6 साल हाँ। पहले की बात हो गई। प्रोजेक्ट शुरू हुआ 61 में, आईबी ने उनको अपने जाल में फांसा। 62 में चिट्ठी लिखी, मीटिंग हुई असम के चीफ मिनिस्टर के साथ में। 63 में और बातें हुई, फिर 65 में फिर रिलेशनशिप ताज़ा हुई, और 66 में जनवरी में मिसेस गांधी से मीटिंग हुई। तो ये आप कहते हैं कि ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है। ये पूरा जो स्कीम चल रहा था, प्रोग्राम चल रहा था, ये सालों साल पे चल रहा था। हाँ, मतलब लोगों को अगर ये लगता हो कि अचानक कुछ हुआ और एकदम से बढ़ गया और बन गया, ऐसा है नहीं। आपकी किताब इसी तरफ इशारा करती है। और भी कुछ साहित्य मैंने देखे कि भाई ये धीरे 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 हुआ है, और जब बनना था वो भी आप अभी बताएंगे, वो मेन प्लान नहीं था, मेन प्लान कुछ और था। क्योंकि ये जो कहानी है, ये फिर बड़ी और दिलचस्प हो जाती है कि जब याया खान सत्ता में आया 69 में, तो उसने अनाउंस किया कि अगले साल इलेक्शंस होंगे। हाँ, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो भी एक बंगाली को बना देते हैं। तो मुजीब ने कहा कि भाई मैंने इलेक्शन लड़ना है। अब इलेक्शन लड़ने के लिए उसका मतलब ये था कि उसको मदद चाहिए, और जो मुजीब इलेक्शन लड़ता और जीतता तो वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाता। अब भारत के लिए इससे क्या बेहतर बात होती कि एक इंडियन एसेट इलेक्शन लड़ता और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाता। यही मेन प्लान था, और सारी सत्ता की लगाम उसके हाथ में आ जाती। तो ये आप कह सकते हैं कि ये इसकी की पुष्टि नहीं हो सकती। सही बात है। ये एक नुआंस है जो बिटवीन द लाइन से पढ़ा जाता है। और मुजीब ने बैनर्जी को लंदन बुलाया और उनकी मीटिंग हुई वहाँ पे। और मुजीब का एक कंडीशन था कि भाई मुझे जो सारी सीटें जीतनी है, मुझे कम से कम 40-50% का वोट चाहिए। मेरे पास उतना सपोर्ट नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट की जो सपोर्ट है वो मैं हासिल करूँ। अब सवाल ये है कि लेफ्ट की सपोर्ट वो कैसे हासिल करता, क्योंकि एक तो जो पाकिस्तान में जो लेफ्ट विंग वामपंथी मूवमेंट था, उसका गॉडफादर था मौलाना भशानी। आपने नाम सुना होगा इतिहास में जी। और मौलाना भशानी का एक लेफ्टिनेंट था मोहम्मद तोहा। मोहम्मद तोहा जब ये कम्युनिस्ट मूवमेंट में विभाजन हुआ, जब सोवियत यूनियन और चीन के बीच में वो विभाजन हुआ, तो वो लोग अलग हो गए और वो मार्क्सवादी लेनिनवादी बन गए, ML। और साथ में चिटागोंग के एरिया से एक और मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट नेता आया, नौजवान 24-25 साल का, उसका नाम था शिराज सिकदर। और शिराज सिकदर जो है, उसने जो भारत में जो ये एक्सट्रीम लेफ्ट की मूवमेंट थी, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, जिसका नेता था चारू मजुमदार और कानू सान्याल, उनको उसने प्रोत्साहित किया। वो उनका आइडियोलॉजिकल गुरु बन गया, मतलब मच यंगर मैन, क्योंकि 24 साल का मात्र, 24 साल का। क्योंकि उसने क्या किया कि उसने कहा कि जो अर्बन मोबिलाइजेशन है वर्किंग क्लास की, और जो रूरल मोबिलाइजेशन है रूरल प्रोलेटेरिएट की, दोनों को वायलेंट स्ट्रीम्स में डाल दीजिए और दोनों का मिलन करवा दीजिए। तो चारू मजुमदार ने उसको अपनाया और उसने एक कॉन्सेप्ट निकाला, खत्म राजनीति, कि राजनीति को खत्म करो, एक वन पार्टी स्टेट बनाओ, संविधान को खत्म करो और पूरी की पूरी पॉपुलेशन को कलेक्टिवाइज कर दो। और तो ये बन गया एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट भारत सरकार के लिए, जी, नक्सलवादी जी। तो इसके दौरान मुजीब कह रहे थे कि भाई ये जो उनका पॉपुलर बेस है वो आप मुझे सौंप दो, और वो तभी सौंपा जा सकता है जब उनके कार्डर्स को फिजिकली इलिमिनेट किया जाएगा। तो फिर भारत सरकार ने उनकी मुजीब की मदद की कि वो लेफ्ट विंग कार्डर्स को उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया, उसके बारे में भी बात करते हैं विस्तार में, बिल्कुल, ऑपरेशन स्टीपल चेस। उससे वो लेफ्ट विंग कार्डर्स इलिमिनेट हुए और उनका जो पॉपुलर स्पेस था वो अवामी लीग ने कैप्चर कर लिया और वो मुजीब की तरफ ले आए, मुजीब की पार्टी में। तो इसमें ये साबित होता है कि हमने उसका आउटकम जो था ना इलेक्शन का, पाकिस्तान का 1970 का, उसको हमने इन्फ्लुएंस किया। जो ये था कि मुजीब की पार्टी को ज़्यादा वोट मिले थे, भुट्टो की पार्टी को कम वोट मिले थे,
और ये बहुत क्लियर हो नहीं, गया था। बहुमत लोगों का, जनता का बहुमत ईस्ट पाकिस्तान में था, हाँ वही तो ऑब्वियस लिहाजा जब वो वोट मिलेंगे तो सीटें उसी मिलेंगी, बनना था। सीटें ज़्यादा थी। तो इसी बात को मुझे आगे पूछना है। अब अच्छा है कि हम धीरे धीरे क्रम से आगे बढ़ रहे हैं, और मैं ये भी बता दूं कि अब इस पॉडकास्ट को अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो पा रहे होंगे कि जो हम शुरू में कह रहे थे कि कहानी सीधी नहीं चलती है, कहानी की इधर कहानियाँ, कहानी की इधर कहानी भी चलती हैं। और आपने इस किताब में कम्युनिस्ट आंदोलन और नक्सलिज्म पर बहुत लंबी चौड़ी बात की है, क्योंकि जहाँ ये सारी घटनाएं घट रही हैं बंगाल में, और बंगाल से जुड़े हुए पश्चिमी पूर्वी भूल की क्या बोलता बोलता बांग्लादेश बोलने वाला था उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान में, वहाँ पर वामपंथियों का उभार हो रहा है और इनके बीच में बड़ा भाईचारा भी है, और चीज़ें घट रही हैं जिस तरह से, उसका बहुत प्रभाव आगे चलकर बांग्लादेश बनने में भी पड़ता है। कार्डर्स यहाँ जा रहे हैं, हाँ, वेस्ट बंगाल से कार्डर्स ईस्ट पाकिस्तान में जा रहे हैं, ईस्ट पाकिस्तान से कार्डर्स वेस्ट बंगाल में जा रहे हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन हो रही थी। और उसने उसका उल्लेख भी किया, चारू मजुमदार ने अपने जो उसका अखबार था, कि उसने इसके बारे में बोला कि ये भाईचारा है, लेकिन किस हद तक का भाईचारा है, वो हद तक का भाईचारा भारत के इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता था, और इसको नष्ट करना बड़ा ज़रूरी था, जो हमारी सिस्टम और जो हमारा देश मतलब महफूज रह सके, तो ये लेफ्ट विंग मूवमेंट को ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी था। मैं चाहूँगा जब आप किताब पढ़नी चाहिए, इस पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें छूट भी रही होंगी, बहुत कई बारीक बात है। आप ये भी कह रहे हैं, इस अभी सवाल आपसे करूँगा मैं, आप ये भी कह रहे हैं इस किताब में कि एक बहुत लंबे अरसे तक, इनफैक्ट बांग्लादेश बनने से थोड़ा पहले तक भी, शेख मुजीब अभी भी फोकस में नहीं है। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बनने का जो श्रेय उनको मिलता है, वो दरअसल वो मुख्य नेता बहुत बाद में बने। अभी तक भी कभी कम्युनिस्ट चाहते हैं, मतलब मुझे भी चाह रहे होंगे, लेकिन ज़्यादा जोर कम्युनिस्टों का है इसमें कि एक अलग हो जाना चाहिए, अलग बन जाना चाहिए, एक ऐसा मुल्क बने जहां गरीबों की सरकार हो, जिसके जड़ आपने अभी बताई कि मुस्लिम लीग की शुरुआती दिनों में है कि जमींदार और कृषकों का संघर्ष चल रहा है। तो देखिए, सिर्फ हिंदू मुसलमान मामला नहीं है, बहुत रंग है बांग्लादेश बनने के पीछे भी। सर, मैं ये पूछ रहा था, ये जो चुनाव की बात हुई 70 वाले दिसंबर में चुनाव हुआ, और याहिया खान के बारे में आपने किताब में भी लिखा कि याहिया खान ये चाहता था कि भाई मैं एक ऐसा डिक्टेटर बनूं एटलीस्ट जिसको लोग याद रखें कि मैं पाकिस्तान में वाकई लोकतंत्र लाया, और मैं डेमोक्रेसी लाऊं और मैं चला जाऊं, तो लोग याद रखेंगे, जैसे वो अमेरिकन राष्ट्रपति को रखते हैं कि आराम से चले गए। चुनाव हो भी गए, और हमने देखा कि मुजीब के अच्छे नंबर आ गए, जिस भी वजह से आया आपने बताया, भुट्टो के कम नंबर आए। फिर हुआ क्या? क्योंकि सब लोग तो तैयार थे इस चुनाव के लिए, और खुल के पहली बार शायद पाकिस्तान में अच्छे से चुनाव हुआ है। फिर क्या हुआ कि सत्ता नहीं मिली? मेरा ये, मैंने जो पढ़ा है, और आपने एकदम सही कहा कि कोई भी लीडर को हम अगर देखें, हम उसका एक पहलू लेके उसको एम्पलीफाई कर देते हैं। कर सकते हैं, हम लोग इंसान हैं, कर सकते हैं, उसमें नैरेटिव बन जाती है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि याहिया खान जब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने, उनने कई चीज़ें की। एक तो उन्होंने ये की कि जब लीडर बनता है, वो किस तरीके के आदमियों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है। उन्होंने एडमिरल एहसन थे, जो पाकिस्तान नेवी के चीफ थे, हैदराबाद के रहने वाले थे, दे हैड मूव्ड अक्रॉस, वेरी गुड मैन। ही बिकेम द गवर्नर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। देन ही चोज साहिबजादे यकूब खान, लेफ्टिनेंट जनरल साहिबजादे यकूब खान, रामपुर के रहने वाले, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, RIMC, I think not RIMC, Dehradun. Yes. He was sent as the Chief Marshal Administrator. Air Commodore Zafar Masood, war hero of 1965 Operation Pakistan Air Force, another good man. He was sent as Air Officer commanding East Pakistan. और वहाँ काफ़ी अच्छे सिविल सर्वेंट्स उन्होंने भेजे, और उन्होंने ये ठीक किया कि we will have elections in East Pakistan, like you said. There were 4 more characters who were there who are important. One was Major General Khadim Hussain Raja, who by all accounts was a very good officer. There was Rao Farman Ali, वो रोहतक का रहने वाले थे. He was there. And there was a officer called Siddiq Salik, ISPR. ये लोग भी वहाँ थे. अब हुआ ये, इन सब ने अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखी हैं.
Now, Khadim Hussain Raja and Rao Farman Ali, उनका इकबाल के जैसे ओपिनियन था कि इलेक्शंस होने वाले हैं और मुजीब जीत जाएगा। लेकिन द इंटेलिजेंस ब्यूरो, देयर वाज अ जेंटलमैन कॉल्ड मिस्टर रिजवी, इफ आई रिमेंबर, पाकिस्तान इंटेलिजेंस ब्यूरो, उनकी खबर थी कि वोट स्प्लिट हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, ये उनका एस्टिमेट था और यही एस्टिमेट वेंट अप टू याया खान कि आप चिंता मत करिए, वोट स्प्लिट हो जाएंगे अच्छा। और मिलीजुली सरकार बनेगी और कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, जैसे मतलब खुफिया एजेंसी आज भी बता हाँ, देती हैं, हाँ, सब ठीक है, अभी आप करा लो। हाँ, हाँ, ठीक। अच्छा, इसका अच्छा, मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं कि क्योंकि मैं अनपढ़ आदमी हूं, आई हैव रिलाइड इन माय सेक्शन, देयर इज नो स्पेकुलेशन, इट इज कोट्स, so I can give this present conversation in Pakistan and say that this is what your people have written, cross verified, so there's no speculation. अब हुआ ये कि that time a very interesting thing happened. If I have your permission, can I talk about it? हाँ। मैं इसलिए इसके जिक्र कर रहा हूं कि जब कोई घटना घटती है हम सोचते हैं कि खाली यही घटना है। हुआ ये कि 1969 में चीन के पूर्वी तरफ एक उसूरी रिवर है, उसमें ज़ेनबाओ डमैन्स्की आइलैंड है जी। जो 1860s में उनका विवाद हुआ था रशियंस के साथ। तो ये चीनी जो हम समझते हैं कि दे थिंक वेरी लॉन्ग टर्म, ये भी कुछ ऊटपटांग काम करके आ जाते हैं, जैसे गलवान में किया। कभी कभी ये लोग कुछ अजीब सी चीजें कर लेते हैं। तो इन लोगों ने जाके रशियंस को एम्बुश किया। अमेरिकन सैटेलाइट्स पिक्ड अप कि रशियंस ने उनकी इस तरह बम्बार्डमेंट की, आर्टिलरी फायर की, वो इट लुक लाइक अ मूनस्केप चाइनीज को। फिर वो चाइनीज के साथ झड़पे सिंजियान में, और अक्टूबर के महीने में रशियंस अमास ट्रूप्स इन मंगोलिया फेसिंग बीजिंग, और बीजिंग में डर गए लोग और दे इवैक्यूएटेड बीजिंग। इसका एक असर हुआ कि चाइनीज थॉट कि इट्स अ गुड टाइम to form an anti-Russian alliance with America. ठीक है? और Americans were fighting the war in Vietnam, बॉडी बैग्स आ रहे थे, उन्होंने भी सोचा कि ये रशिया बहुत बड़ा हो रहा है, we will tie up with Russia, with China. और जब ये हुआ तो Nixon, when Yahya Khan went to meet Nixon told him कि you will be the man who will open up the door with China, and in exchange of this we will tilt towards Pakistan. At the same time, Russians discovered कि ये सब हो रहा है. They reached out to India and said we will start the Indo-Russia. वो meeting. One second. Now what happened is that Mrs. Gandhi in 1969, she did not have that kind of majority. So, and she wanted to be non-aligned. So while it was work in progress, we'll come back to the Russian deal later. Let me just finish the story of the elections. जब याया खान चाइना गया मिलने के लिए, तब बांग्लादेश में एक साइक्लोन हुआ 1970 में, जिसको कहते हैं साइक्लोन भोला। अकॉर्डिंग टू द स्टेट डिपार्टमेंट रिपोर्ट 500,000 बंगालीज डाइड। 5 लाख। और हुआ ये कि बंगालियों ने कहा कि सरकार तो है ही नहीं, हमारे कोई देखता ही नहीं है, वेस्ट पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपनी खाली देखते हैं, हमारा कोई, उसमें और गड़बड़ हो गया इमोशनली। याया खान आता है ढाका, आके मिलके चला जाता है। There's a wonderful photograph of him in Dhaka. So people said postpone the elections. He said election time पे होंगी, और elections हुई। As Iqbal said, Awami League swept the elections. They didn't win 2 seats, Maiman Singh and Chittagong Hill Tracts, but they got only 40% of the popular vote. 60% of people did not vote for Awami League. ये हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे अगेंस्ट, हमारे खिलाफ ये तब भी था। उनकी आवाज दबा दी गई कि भाई अभी, और वो 6 पॉइंट प्रोग्राम के ऊपर रेफरेंडम था, जो मुजीब के 6 पॉइंट प्रोग्राम, करेक्ट, जिसको मान नहीं रहे थे। तो वो तो अब मुजीब ने कहा कि सरकार हमारी जब बनेगी हम 6 पॉइंट प्रोग्राम, और अगर आप 6 पॉइंट प्रोग्राम को पढ़ो ना, इट इज, आई मीन देयर इज नो क्वेश्चन, इट इज लाइक अ सेसेशनिस्ट डॉक्यूमेंट। So you look at it from the Pakistanis perspective, they were very upset with what was happening. ये तो अलग होना चाहता है। So I mean, in any country when there is a secessionist movement, emotions change. So if you look at it in a very mature way, this is the way the whole thing happened. Yahya Khan
को सबने बोला कि ये तो निकल जाएगा और प्रेसिडेंट तो प्राइम मिनिस्टर तो बन जाएगा बट निकल जाएगा, एक वो था। दूसरा ये था कि वो फरवरी में आया ढाका और वो मिला और उसने कहा कि अभी मुजीब बनने वाला है प्राइम मिनिस्टर। वो ढाका से जब कराची गया, वहां से लरकाना गया, विच इज भुट्टोज होम भुट्टो का टाउन। घर। दे वेंट ऑन हंटिंग ट्रिप with the various generals. They told Yahya Khan ki don't do this. That story is there in detail. And by 1st March he says कि we are going to postpone calling the National Assembly sine die. 3 people resigned. ये दुनिया में कभी हुआ नहीं है. Admiral Hassan resigned. He said I'm not going to do this. Lieutenant General Yaqub Khan, he said I'm not going to crack down my people. He resigned. And Air Commodore Zafar Masood was sacked. ये हम भूल जाते हैं कि ये 3 पाकिस्तानी ऑफिसर मतलब उन्होंने अपनी करियर की दाव लगा दी इसके चलते। हाँ, मतलब उस बात से खफा थे अपनी सरकार से। हाँ, खफा थे और राष्ट्रपति से हाँ, बेसिकली और रिजाइन कर गए। हो गया नतीजा तो आप बना दो ना प्रधानमंत्री, बना दो। खत्म करो। और जब ये हुआ देन वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान एक्सप्लोडेड इन वायलेंस एंड द रेस्ट ऑफ द स्टोरी वी विल टेल एज वी गो अलोंग। कुछ आप कह रहे थे? आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं तो आपको यही कह रहा था कि 69 में जब ये सुब्रोटो ने बताया कि चीन और रशिया के बीच में लड़ाई हो रही थी, उस समय रशियंस ने हमें प्रस्ताव दिया इंडिया को कि आप भी ज्वाइन करिए और आप भी इस लड़ाई में शामिल हो जाइए और हम अक्साई चीन को आप वापस ले लीजिए। लेकिन उस समय क्या था कि कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट हो रहा था और राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था। वीवी गिरी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था और संजीवा रेड्डी सिंडिकेट की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से था जी। तो मिसेस गांधी उनका प्रस्ताव ले नहीं पाई और उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास तो फुर्सत नहीं, मतलब मैं तो इंटरनल पॉलिटिक्स में internal इन्वॉल्व उस politics वक्त में। ज्यादा थी। तो पर उन्होंने वो बात याद रखी क्योंकि 67 में चाइनीज ने हम पे हमला किया था नाथुला में, जो कि जनरल सगत सिंह के बारे में आप जानोगे आगे आके कि उन्होंने कैसे वहाँ पे लोगों को सेना को प्रोत्साहित किया कि भाई इनको चाइनीज को बीट बैक करो और वो कामयाब हो गए उसमें। हाँ, लोगों को याद 65 रहता है लेकिन लोगों को ये याद नहीं रहता है कि हाँ 62, लोगों को ये याद नहीं कि उसके बाद हमने भी जवाब दिया। बिल्कुल, 67 में तो भारतीय फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया चीन को। बिल्कुल। तो फिर ये मैं कह रहा था कि वो जो उसके जो आधार थे उस रिश्ते के, भारत और सोवियत यूनियन के और पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका, वो उनकी जड़ें जो थी उस वक़्त में बीजी गई थी और वो मतलब पौधे बढ़ रहे थे। तो खैर बहरहाल सरकार बनी नहीं और हिंसा शुरू हो गई और शेख मुजीब ने जो है कहा कि अब मेरे हाथ से बात बाहर जा चुकी है। इस दौरान वो कई बार गिरफ्तार भी हुए। फिर क्या हुआ आखिरकार कि जब मजबूर हो गए इधर वाले, पश्चिम वाले, कि उन्होंने जो इस्तीफे हुए उसके बाद जिन लोगों को भेजा टिक्का खान जैसे, तो क्या बिल्कुल दिमाग में क्लैरिटी आ गई थी कि अब इन्हें मारना ही है, पीटना ही है, बातचीत का कोई रास्ता ही नहीं बचा? सुब्रोटो बताएंगे। बिल्कुल सही। वो आप लोग जो नॉर्थ में कहते हो विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उसका विस्तार से नरेशन है हसन जहीर साहब के किताब में। मैं आपसे एक बात कह सकता हूं कि ये जो किताबें इन लोगों ने लिखी हैं, दे आर वेरी हाई क्वालिटी रिकॉर्ड्स, दे आर वेरी वेल एनोटेटेड एंड सो ऑन। तो जब याकूब खान साहब ने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू क्रैक डाउन ऑन माई ओन सिटीजन्स, ये बात वेंट बैक टू इस्लामाबाद एंड विदाउट याकूब खान नोइंग, on the 2nd or 3rd of March, Yahya Khan had made up his mind that he's going to send Tikka Khan. जो पहले ही बलूचिस्तान में he was called the butcher of Balochistan. चर्चित हो चुका बिल्कुल। तो but Yaqub Khan साहब, before he was told by Tikka Khan, he resigned, which is a fact. Had he not resigned, maybe he would have asked to leave, but that's a speculation. तो टिक्का खान साहब आ गए और 15 तारीख को जब टिक्का खान साहब आ गए ढाका में, Yahya Khan came for one last round of talk with Mujib. And he also called Bhutto. तो मीटिंग्स चली मेरे ख्याल से 15 तारीख से 25 तारीख तक। और उसमें एक किस्सा है कि भुट्टो मुजीब साहब एक दिन मीटिंग के लिए आए,
विद द बांग्लादेश फ्लैग। हाँ, अपनी गाड़ी पे बांग्लादेश का झंडा लगा के हाँ, पहुंचे, हाँ। तो उन्हें तो- समझ में तो आ गया कि इसके इरादे हाँ हाँ, जितने हमारे क्लियर हैं उतने इसके भी क्लियर इसके हैं। भी क्लियर हैं। हम्म, तो होता ये है कि टिक्का खान, खादिम हुसैन राजा हैज लेफ्ट अ बुक कॉल्ड स्ट्रेंजर इन माय ओन कंट्री। तो वो लिखते हैं कि टिक्का खान टोल्ड हिम टू प्रिपेयर a plan for a crackdown. So he takes a version of, he takes Operation Blitz, which was already approved by जी, Rawalpindi, and they touch it up, and it is called Operation Searchlight. सही। It's a 6-page document which I have read, and that was not sent as written orders. There were verbal orders given. Why that was done, I don't know. And all the नहीं, वो तो इकबाल जी बता रहे थे ना हाँ कि उनकी ट्रेनिंग अंग्रेजों वाली ट्रेनिंग थी, जो ऐसे काम कराने होते थे वो लिख के थोड़ी देते थे। लेकिन बट खुराफाती काम। द पॉइंट इज कि ये जो सर्च लाइट था, दैट इज इन राइटिंग अवेलेबल, इट इज इन हिज बुक। हाँ। अच्छा, तो 25 तारीख को दोपहर सुबह टिक्का खान कॉल्स अप खादिम हुसैन राजा एंड ही सेज, खादिम, इट इज टुनाइट, चिलिंग। तो 4-4:30 बजे he says, I stepped into the lawns in the Baradari, as he says, to have tea with my wife and Rao Farman Ali's wife. And Yahya Khan leaves Dhaka at about 5:30 in the evening. And raat ko he reaches Karachi at 11:30. A signal comes and tanks and artillery guns move out of Dhaka cantonment and the genocide starts. मतलब उस शाम तय हो गया था कि राष्ट्रपति लौट जाएं और अब यहाँ पर जो है कत्ल होगा। हाँ, अब जो भी विद्रोही होंगे उन्हें मारा जाएगा। मारा राष्ट्रपति जाएगा। लौट जाएं और पाकिस्तान की भूमि पे पहुंच जाएं। हाँ, फिर ये हाँ, फिर ये उधर होगा। वाले क्योंकि उनको उस समय डर था वहां से कि ढाका से कोलंबो जाना पड़ता था और कोलंबो से फिर क्योंकि हिंदुस्तान ने, जो आपने किताब में लिखा है कि हिंदुस्तान ने overflight ऊपर बच से गए। आना जाना बंद करा दिया था वो इनका। किताब में है। हाँ, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, कई बार लोगों को मिल भी जाती है वो ढूंढने से कि उसके पीछे क्या घटना थी। हाँ। बहुत शानदार घटना है वो, बहुत दिलचस्प है। तो इसके बाद कत्लेआम शुरू हुआ। नहीं, पहली बात तो ये हुई कि उनका जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप था, दे वेंट एंड अरेस्टेड मुजीब फ्रॉम हिज हाउस इन धनमंडी। हाँ, And they also wanted to, they had a list of 16. The other person they arrested was Kamal Hussain, who later wrote the Constitution of East Pakistan. तो मुजीब साहब को रात को स्कूल में रखा गया कंटोनमेंट के अंदर, और अगले दिन he was sent to फैसलाबाद, and then he was in solitary confinement in हाँ, मतलब इधर वाले पाकिस्तान में फैसलाबाद उन्हें ले आए। then he was sent to Miawali prison, जी। where he was in solitary confinement for 9 months. और हमारे जो कमल हुसैन साहब थे, उनको हरिपुर जेल में भेज दिया गया। बाकी अवामी लीग के जितने लीडर थे वो सारे इधर उधर हो गए, एंड ओवर द नेक्स्ट 6-7 days स्टार्टेड गेटिंग इनटू इंडिया। उसके बारे में विस्तार से लिखा है बीएसएफ के जो आला ऑफिसर थे ईस्ट में, उनका नाम था गोलोक मजुमदार, आईपीएस ऑफिसर थे। ही वॉज द वन हु कोऑर्डिनेटेड ऑल दैट। इसमें बीएसएफ का बहुत ही जबरदस्त रोल था, वो बाद में बताऊंगा। हाँ, लेकिन उस रात से कत्ल शुरू हुआ। हाँ, और मतलब दे डिस्ट्रॉयड द रमना कालीबाड़ी। और ये कब तक चलता रहा? ये चलता रहा 15 दिसंबर तक। कितने महीने हुए? 9 महीने। 9 महीने। वो 9 महीने जिसमें शेख जेल में थे, जी। और जिसके बारे में आप ये बताते हैं कि उन्हें कुछ आइडिया था नहीं कि बांग्लादेश में वो जो आग लगी थी वो बुझ गई है या बढ़ गई है, हो क्या रहा है, उन तक कोई खबर ही ना नहीं। आइडिया था, ना दिलचस्पी थी बाद में पता करने की। जब वो सत्ता में आए और भारत ने उनको गद्दी पे बिठाया, तो उसके बाद में उनकी दिलचस्पी गायब हो गई। लेकिन आप इस किताब में ये भी लिख रहे हैं कि जो ये नरसंहार हुआ, जिसमें इतनी सारी महिलाओं का रेप है, बच्चियों का रेप हो रहा है, स्टूडेंट्स को खुलेआम मारा जा रहा है, निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है, घरों में घुस कर पाकिस्तानी आर्मी जो कर रही है, आप ही लोग कह भी रहे हैं, मैंने भी सुना है कि पाकिस्तानी चैनल्स पर आज वो खुद लोग मानते हैं कि हमारी सेना ने क्या क्या किया, टिक्का खान ने एकदम फ्री हैंड दे दिया, और बाद में टिक्का खान को जाना भी पड़ा क्योंकि इतनी बदनामी हो चुकी थी। दुनिया क्या कर रही थी? दुनिया चुप थी। हाँ, क्योंकि मैंने देखा कि जो अमेरिकी यहाँ पर कॉन्सुलेट था, वहाँ के अधिकारियों ने अपनी सरकार को मतलब एक तरह से गरियाते हुए इस्तीफे दे दिए। हाँ, कि भाई तुम रोक ही नहीं रहे। हाँ, बिल्कुल वो रोक नहीं रहे थे क्योंकि उनको पाकिस्तान की ज़रूरत थी फॉर द ब्रिज टू चाइना। हाँ, तो वो उसके कारण उन्होंने इसको नज़रअंदाज किया और कोई तवज्जो नहीं दी कि भाई हो क्या रहा है। और उसी दौर का वो शायद इंटरव्यू है जो इंदिरा गांधी का आज भी उपलब्ध है यूट्यूब पर, जिसमें बहुत तमतमाए अंदाज से वो कह रही हैं कि तो मैं
करती क्या? नहीं, वो इंटरव्यू मेरे ख्याल से अक्टूबर के आसपास है। हाँ। लेकिन जैसे अभी सिंदूर के आसपास हुआ था, तब मिसेस गांधी ने 62 या 67 कंट्रीज को, हमारे डिप्लोमेट्स गए थे और हमारे ऑपोजिशन के लीडर्स गए थे कि मिलने के लिए। हाँ। एक भी देश ने सहानुभूति नहीं दिखाई। वो मेक्सिको का प्रेसिडेंट तो तब ग्लोब्स होते थे ना, वो बोलता भी है कहाँ, ईस्ट पाकिस्तान है कहाँ। और उसकी एक कारण ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देयर वर लॉट्स ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज वेयर देयर वाज सेसेशनिस्ट मूवमेंट। उन्होंने बोला एक जगह ओके कर दिया तो पूरा हर जगह होगा। और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में है कि यू कैन नॉट इंटरफेयर इन अनदर कंट्री। तो दैट स्ट्रैटेजी व्हिच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड देन एंड द लीडरशिप, इट्स अ मास्टरक्लास। बहुत जटिल परिस्थिति थी। आप तो अमेरिका की बात कह रहे हैं, चाइना चुप था। चाइना भी चुप था, वो भी चुप था, वो भी होने दे रहा था। हाँ। और मेरा ख्याल है कि जो आप अभी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ, ये उस वक्त बड़ा इफेक्टिव पॉलिसी रही कि सारे डिप्लोमेट्स निकले, इंदिरा निकली और हर राष्ट्राध्यक्ष से मिले, बताया कि हमारी सीमाओं पर क्या घट रहा है, आपको यूएन की फोर्सेस भेजनी चाहिए। और जब किसी ने कुछ नहीं भेजा, फिर फाइनली ये हुआ। ये तो हम जानते हैं, पर एक्चुअली और क्या क्या घट रहा था, ऑपरेशन स्टीपल चेज क्या था, इसके आसपास चीजें क्या हो रही थी, वो थोड़ा बताइए। वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो वो है जो हम जानते हैं। देखिए, ऑपरेशन स्टीपल चेज जो है एक ट्रिपल कॉर्डन ऑपरेशन था। ट्रिपल कॉर्डन का मतलब ये है कि आपने एक नक्सलवादी कस्बे को आइडेंटिफाई किया। उन दिनों में कोई ड्रोन्स वगैरह कुछ नहीं थे, सैटेलाइट्स भी नहीं थी। तो आपने आइडेंटिफाई किया, आपके खबरियों ने बताया, तो आर्मी ने एक उसको घेरा डाला और उस घेरे के अंदर बीएसएफ ने घेरा डाला, सेकंड कॉर्डन। और फाइनल कॉर्डन जो था वेस्ट बंगाल पुलिस का था, और फिर वो अंदर जाके उन्होंने उनको गोलियों से भून देना था। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी सारे हजारों में तादाद में नक्सलवादी मारे गए थे। ये 1967, 68, 69, 70, 71 तक ये चलता रहा। और इसका कारण ये था कि जो नक्सलवादी आंदोलन था वो भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहा था। और मिसेस गांधी ने ये समझ लिया था कि जो इसको ख़त्म नहीं किया जाए, क्योंकि पूरे विश्व में लेफ्ट विंग वामपंथी मूवमेंट चल रहे थे, सब जगह में सरकारें गिर रही थी, नई बन रही थी। तो उन्होंने, अब ये इसमें एक राहुल पंडिता ऑथर हैं, एक मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जेकब हैं, एक दो और बंगाली स्कॉलर्स हैं। उन्होंने सब ने अलग अलग इसका वर्णन किया है। लेकिन जो जवाहर सरकार साहब हैं, जो पहले प्रसार भारती के चेयरमैन रह चुके हैं और टीएमसी के राज्यसभा के सांसद थे, उन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा इसके बारे में। और मैंने मुझे मेरी याददाश्त जो है, मेरे रिश्तेदार थे, उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बताया क्योंकि वो उनके फादर इसमें इन्वॉल्व थे। तो नेट ये समझ आती है बात कि 1969 में मिसेस गांधी ने जनरल मानेकशॉ और गोविंद नारायण उस वक़्त थे डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी। कुछ लोगों ने कहा कि वो डिफेंस सेक्रेटरी थे, कुछ ने कहा कि होम सेक्रेटरी थे, लेकिन इतिहास कहता है कि वो डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी थे। डिफेंस सेक्रेटरी उस वक़्त केवी लाल थे। तो गोविंद नारायण और मानेकशॉ जी हवाई जहाज़ में जाते हैं कलकत्ते। वो उस समय जाते हैं जबकि जनरल अरोड़ा, जो GOCNC और आर्मी कमांडर थे, वो दौरे पे गए हुए थे कालिम्पोंग, और जेकब से मिलते हैं। तो जेकब से कहते हैं कि हमने ये ऑपरेशन करना है, और इस ऑपरेशन के तहत हमने हॉट परस्यूट में बॉर्डर पार करना है और ईस्ट पाकिस्तान में जाके नक्सलवादियों को मारना है। तो इससे ही समझ में ये बात आती है कि जो मुजीब का प्लान था, जो कि 1968 में 69 में मतलब उसने एक साकार रूप ले लिया था। उस प्लान की शुरुआत भी इस टाइम पे हो रही थी, क्योंकि वो थिंकिंग थी कि भाई इनको कैसे जताया जाए चुनाव में, तभी जीत सकते हैं। जो आप कह रहे जब थे, ये वामपंथी, हाँ, जो मुजीब ने चाहा कि वामपंथियों के वोट
मुझे मिल जाए। तो मानेक शॉ ने जेकब से कहा कि तुमको जितनी सेना चाहिए तुम ले लो। तो उसने कोई 90,000 इंडियन आर्मी की फौज ली और इस ऑपरेशन स्टीपल चेस एंटी नक्सल एजिटेशन के तहत, ये काउंटर इंसर्जेंसी इसे कह दीजिए, उन्होंने आर्मी की मोबिलाइजेशन भी कर ली। सेंट्रल कमांड से, सदर्न कमांड से, ईस्टर्न कमांड से अलग अलग टुकड़ियां वेस्ट बंगाल में आ गईं। तो मोबिलाइजेशन जो करवाते तो पता चलता कि भाई फौज आ रही है, तो दूसरी साइड भी अपना उसको अपने हंगामा डिफेंसेस होता। को सुरक्षा के लिए काम वाम शुरू कर देते। तो अंडर कवर ऑफ ए पॉलिटिकल ऑपरेशन कि भाई हम तो नक्सलियों को मार रहे हैं। और जो वो कहते थे पाकिस्तानी के भाई भारतीय सेना या मतलब टुकड़ियां अंदर आ रही हैं ईस्ट पाकिस्तान में, वो सब नक्सल्स के बेसिस को ख़त्म करने वाली बात थी। तो ये जो सारा कत्लेआम शुरू हुआ स्टीपल चेस का, ये जिसे कहते हैं ना कि बांग्लादेश की लड़ाई का जो प्रिकर्सर था वो स्टीपल चेस था। क्योंकि बांग्लादेश की लड़ाई के दो मकसद थे, एक तो बांग्लादेश को आज़ाद करवाना और दूसरी जो वामपंथी जो थ्रेट था उसको ख़त्म करना। तो एक तीर के साथ में दो निशाने थे, इन्हें भी मारो हाँ, और इनके वोट मुजीब को मिलेंगे, हाँ। तो मुजीब जो चाहते हैं वही पूरा होगा। और जब फाइनली अजय मुखर्जी की सरकार गिर गई मार्च के महीने में, मेरा ख्याल है 1970 में, उस समय एक गवर्नर था SS धवन, शांति स्वरूप धवन। उन्होंने कोई पुराने मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने के एंटी टेररिज्म लॉज को फिर से ज़िंदा किया, जिससे कि लीगल सैंक्शन मिला कि ये जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हैं ये की जाएं, और एक ये मतलब बड़े स्केल पे थी। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि एक फिल्म रमेश शर्मा मेरे दोस्त ने बनाई है, द किसिंजर डॉक्ट्रिन। उसमें कहा गया था किसिंजर की डॉक्ट्रिन थी कि कोल्ड वॉर में लेफ्ट को ख़त्म किया जाए। अब मिसेस गांधी जो है वही करनी थी कि कोल्ड वॉर के दौरान लेफ्ट को ख़त्म करनी थी, लेकिन उनका जो नेशनल इंटरेस्ट था वो पाकिस्तान से था, क्योंकि पाकिस्तान उनका ब्रिज बना रहा था चाइना के साथ में, और वो चाहते थे कि रूस जो है वो नॉर्थ वियतनाम को मदद करनी बंद कर दे, जिससे कि उनको रिलीफ मिले वियतनाम की लड़ाई में। तो उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि ये तो क्लासिक कॉपी बुक केस था कि आप लेफ्ट को फिजिकली एलिमिनेट कर रहे हैं, आप उसको इंटीग्रेट नहीं कर रहे। मतलब वो इंटीग्रेट होना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि ख़त्म राजनीति थी, वो जमींदारों के गले काट रहे थे। उन्होंने तो ठान लिया था कि अब जो होगा होगा। वो चेयरमैन माओ से सारे निर्देश लेने लगे थे, उन्हें लगा कि अब तो हिंदुस्तान को हम वामपंथी देश बना ही देंगे। तो मेरे जहन में ये समझ में आता है कि ये जो बांग्लादेश की लड़ाई है ये 1970 में ऑपरेशन स्टीपल चेस के दौरान शुरू हुई थी, जबकि ये मुजीब के इलेक्शन की जीत की जो बुनियाद है वो बनाई जा रही थी। तो जो आप पहले कह रहे थे कि अगर मुजीब इस इलेक्शन में जीत गए, जैसे अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो जाते तो भी भारत के हित में होता है, क्योंकि भारत का एक दोस्त प्रधानमंत्री बनता है, तो बाद में पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। और जब ये नहीं घटा तो फिर ये एक सेकंड ऑप्शन था, हाँ, कि अब ये कीजिए फिर, कि जो मुजीब चाहते हैं दरअसल कि अब बांग्लादेश या फिर हम अलग ही करते हैं, बनाते हैं, तो ठीक है, फिर इसको सपोर्ट, क्योंकि ये उनकी ओरिजिनल डिमांड थी। हाँ, ओरिजिनल थी बिल्कुल, 1961 8-9 साल 10 साल पहले से वो ये बात बोल तो रहे थे। लेकिन मुजीब थोड़ा सा क्या कंफ्यूज थे, क्योंकि डिमांड उनकी 10 साल पहले भी यही थी, एक दशक से चल रही थी, लेकिन इस बीच वो राब्ते में भी हैं, बार बार कोशिश भी कर रहे हैं, 6 पॉइंट प्लान मान लो, ये मान लो, या फिर वो धीरे धीरे दरअसल बढ़ ही इस तरफ रहे थे कि एक दिन अलग करना ही है। देखिए, ऐसा है कि हर एक लीडर जो है ना बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, और वो देखता है कि भाई मुझे गेन कहाँ से मिल सकता है, और जो आप फ्लेक्सिबल नहीं होगे तो इस तरह की मतलब वार्तालाप में और इस तरह के हालात में फिर आप पीछे रह जाते हो, या आपको कोई रिप्लेस कर देता है, तो आपको ऑलवेज 1 स्टेप अहेड रहना पड़ता है। तो इसलिए मुजीब डायनामिक थे। सुब्रोटो का भी कुछ ओपिनियन है इसके बारे में? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि मैंने जो पढ़ा है कि बंगाल के पॉलिटिक्स में वो इतने ज़्यादा आगे चले गए थे 6 पॉइंट प्रोग्राम को लेके, और जो इकबाल ने कहा दिस यूनिलैटरल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस,
उनके पास स्पेस नहीं था कि वो नेगोशिएट करें, और कोई चारा नहीं था। ही वाज कंप्लीटली कॉर्नर्ड। मुझे लगता है कि मार्च के महीने में मेरे ख्याल से 7 मार्च में रमना रेस कोर्स में एक मीटिंग होने वाली थी, वेयर ही वाज गोइंग टू डिक्लेयर विद द बांग्लादेशीज टॉक अबाउट। खादिम हुसैन राजा सेज आई सेंट अ मैसेज टू हिम, ही सेड अगर आपने ये किया मैं ढाका शहर को फ्लैटन कर दूंगा, भाड़ में जाए आपकी इंडिपेंडेंस। तो हम लोग खाली मुजीब की तरफ से देख रहे हैं, हमें याया खान, भुट्टो, पाकिस्तान आर्मी उनके तरफ से भी देखना चाहिए। दे वर ऑल्सो फॉर्मिडेबल फोर्स। हम लोग जब कॉन्वर्सेशन करते हैं हम सोचते हैं कि वो सारे सो रहे थे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आई मीन दे वर ऑन टॉप ऑफ देयर गेम। और ये भी एक सच है कि मुजीब के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स बांग्लादेश में थे जो चाहते थे कि अब अलग होना चाहिए, बांग्लादेश बनना चाहिए। उनकी अपनी अपनी वजह हो सकती हैं, लेकिन बहुत लोग, द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि बहुत लोग थे जो वो नहीं चाहते थे। ये हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम सोचते हैं कि हाँ, जो पहले कह चुके हैं। हाँ, कि हर ईस्ट पाकिस्तानी कि चाहता 60% लोग नहीं चाहते थे बने। 60 में कितने परसेंट थे वो मुझे नहीं मालूम। इलेक्टोरल रोल्स ऑफ इलेक्टोरल डेटा, आई मीन द डेटाबेस ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन अगर आप चेक करो वो दिखाएगा कि 40% वोट अवामी लीग को मिला था। 60% में प्रो जमात के लोग भी थे, हाँ, उसमें बिहारी ओरिजिन के लोग भी थे, 15-20% वामपंथी लोग भी थे, वामपंथी भी बड़े थे। और ये वही लोग हैं क्या जो अभी मैंने इंट्रो में बोला हाँ, कि वही जो लोग। आज मुजीब की प्रतिमाएं ढा रहे हैं, उभर के उठे हैं अब उभरे हैं। हाँ। क्योंकि शेख हसीना एक लंबे वक्त तक सत्ता में रही। क्योंकि उनका नैरेटिव ही ये है कि जो इकबाल कह रहे हैं, ये जब आपका पॉडकास्ट होगा, दिस विल गो वायरल इन बांग्लादेश, बिकॉज जमात यही कह रहा है कि मुजीब इंडियन इंडिया का आदमी था और ये अवामी लीग इंडिया की पार्टी है और इनको इन लोगों ने किया है। लेकिन अगर हमारी इतनी कैपेबिलिटी होती तो हम बहुत कुछ कर सकते थे। इट्स अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। हाँ, मतलब मुझे अभी भी लगता है जब हम लोग बात करते हैं कि हमें 1-2% पता है, द रेस्ट इज ऑल स्पेक्यूलेशन। कि अगर हम सोचते हैं कि मारा गोली निकल गया, ऐसा तो होता नहीं, लगा शूट इधर गया, गिरा आदमी इधर, तो सब कुछ इतने प्लान्ड वे में तो होता नहीं है। तो बेसिकली एक बहुत बड़ा धड़ा था जो मुजीब का विरोधी था, जो 60% 50% वोट वाला भी था, जो नहीं चाहता था कि हम पाकिस्तान से अलग हों, क्योंकि उनका रुझान इस्लामिक भी था बहुत ज़्यादा। उन्हें खुद ये लग रहा होगा कि ये इस्लाम की हार जैसा कुछ हो जाएगा। और हम लोगों और ने फिर 47 में पार्टीशन किया क्यों? हाँ, एग्जैक्टली। और फिर उनके सेंटिमेंट जिंदा रहे। इकोनॉमिक इशू भी था। उन्होंने जो मतलब हिंदू निकल के गए थे ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट बंगाल में, उनकी ज़मीनें और उनकी जायदाद को हड़प किया था, तो वो इकोनॉमिक इशू भी था कि ये वापस ना आ जाए। तो कल को वो वापस आ गए तो फिर क्या होगा? उन्हें ये डर भी रहा होगा कि कभी ये भी संभव है कि ये जो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा है ये भारत का हिस्सा भी हो सकता है अगर मुजीब को नहीं, आप जो कह रहे हो इट इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग। आई मीन इन दिस पॉडकास्ट बांग्लादेश में एक बहुत ज़बरदस्त इमोशन है और उनके तरफ से वाजिब है कि इंडिया का हम वैसल स्टेट बन जाएंगे, या इंडिया हमें इंटीग्रेट कर लेगा, या इंडिया हमें विल ट्रीट अस इन अ पेट्रोनाइजिंग मैनर। उनको बांग्लादेश में अगर आप बात करें लोगों से, उनको सबसे तकलीफ यही है कि आप हमसे बात ठीक से नहीं करते, कि हम आपके इक्वल नहीं हैं। ये गलत है, उसमें बहुत नुकसान होता है हमें, और ये समझनी चाहिए। लेकिन ये इमोशन बहुत बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, एक मिनट ब्रेक कर लें थोड़ा। हाँ, कर लें। मॉस्को थ्रू अ लिट मैच इनटू अ पाउडर केक। ओके। कि now they want to blow up the world. The moment that happens in August, East Pakistan becomes a superpower conflict. Up it was America and China, and Pakistan versus India and Russia. The Russians also did not want Pakistan to break up, which we don't talk about. कि भाई स्ट्रेटेजिकली हमसे, मैं समझता हूँ कि हमसे एक बड़ी भारी गलती हुई कि हमने त्रिपुरा को बे ऑफ बंगाल से जोड़ा नहीं। पर उन्हें ही पता था कि अब टाइम कम है। तो ये ऐसा लग रहा है कि फिल्म का क्लाइमैक्स है, बिल्कुल अंत में, बिल्कुल सबसे बड़ा एक्शन अंत में होता है।